नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं नरेंद्र। आज बात कर रहे हैं कांग्रेस के हल्ला बोल की। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया। बात यही मध्य प्रदेश की करें तो कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और हल्ला बोल के दौरान दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल के पेट्रोल पंप पर सांकेतिक धरना दिया। कोरोना काल के दौरान कांग्रेस का यह हल्ला बोल केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में था। आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई बढ़ी, लेकिन कांग्रेस के इस हल्ला बोल में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा सहित 30 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। देश के जो हालात हैं, कहें कि पेट्रोल या डीजल की जो महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद में इस तरीके का कांग्रेस का हल्ला बोल कितना सही था? क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन खुले हुए अभी 1-2 दिन ही हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण में कहा जाए हल्ला बोल अपने जो उनका एक प्रदर्शन था उसके दौरान उन्होंने जो एक कहना चाहिए कि धज्जियां उड़ाई हैं प्रोटोकॉल की कोरोना की, उस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ सुनवा दें, जो दिग्विजय सिंह की बात करें या पीसी शर्मा की बात करें या इनके पलटवार में नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। सबसे पहले सुनिए। पहले भी आपसे प्रार्थना की थी, जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना। वो कांग्रेस को अधिकार किसने दिया जिसने अपने घोषणा पत्र में डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का कहा था, और कम तो नहीं किए, बढ़ा और दिए थे। सरकार में मध्य प्रदेश में आए कमलनाथ जी और उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की घोषणा की और बढ़ा दिए थे। उसको ये अधिकार किसने दिया है? ये पब्लिक है, सब जानती है। और इसलिए आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस के किसी भी आंदोलन में जनता कभी भागीदारी नहीं करती। जो तथाकथित थोड़े बहुत बचे हुए कांग्रेसी रह जाते हैं, वो ही रह जाते हैं। एक साल में पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार 2,70,000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं की जेब से निकालकर वे अपने आलीशान महल बनाने में खर्च करने वाले हैं। अगर सेंट्रल एक्साइज 34 रुपए से घटाकर जो 9 रुपए थी यूपीए सरकार में, तो लगभग 25 रुपए लीटर पेट्रोल पर और डीजल पर भाव कम किए जा सकते हैं। और ये भी बात सही है कि हर बार भाव बढ़ते हैं, लेकिन बंगाल के चुनाव के पहले उन्होंने भाव कम किए। पूरे तरीके से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने के लिए राजनीति की जा रही है। ये डीजल पेट्रोल 7वें आसमान पे पहुंच गया है। 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो गया। डीजल भी बहुत जल्दी 100 रुपए होने वाला है। तो ये और 800 रुपए से ऊपर रसोई गैस है। मोदी जब 2014 के चुनाव हुए थे तो इन्हें कहा था कि 300 रुपए में रसोई गैस और डीजल पेट्रोल 30 और 35 रुपए में देंगे। लेकिन आज और उस समय जब क्रूड ऑयल का रेट सबसे ज़्यादा था, तब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 70 रुपए में डीजल पेट्रोल देते थे, और आज क्रूड ऑयल का भाव कम हो गया है तो डीजल पेट्रोल के भाव 100 रुपए से ऊपर हो रहा है। इसके मध्य प्रदेश की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में है, और उन्होंने कोरोना टैक्स भी लगा दिया है। ये सब वापस होना चाहिए। और बिल्कुल, कांग्रेस का हल्ला बोल एक हिसाब से कहें तो महंगाई के विरुद्ध में था, और महंगाई की बात अगर करें तो पेट्रोल डीजल के दाम निश्चित ही बढ़ रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं महंगाई दर भी बढ़ी है, जिससे खासा आम जनता को परेशान होना पड़ सकता है आगे, या पड़ रहा है। बिल्कुल, दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक और यहाँ पर बड़ी बात है कि प्रदर्शन करिए, धरना दीजिए, सांकेतिक धरना ही दीजिए, लेकिन इस समय
जब कोरोना काल चल रहा है तो कम से कम अपना ध्यान रखें, जो आसपास लोग थे उनका ध्यान रखना था, या जिस तरीके से आपने एक भीड़ जुटाई वहां पर उसका भी ध्यान रखना था आपको, क्योंकि ये आपका मुद्दा सही था, लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया कहीं ना कहीं अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। इस तमाम कांग्रेस के हल्ला बोल पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, जिसमें राजू मालवीय जी भाजपा की प्रवक्ता हैं हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से योगेश गुप्ता जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहले मैं रमेश शर्मा जी के पास आना चाहूँगा। रमेश शर्मा जी, एक सबसे बड़ी बात, ठीक है ये बात हकीकत है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरीके से जो प्रदर्शन हुआ है और इसमें आपने कोविड गाइडलाइन जो है उसकी धज्जियां उड़ाई हैं, कितना सही आप मानते हैं इस तरीके से, और इस समय में ऐसे प्रदर्शन की क्या जरूरत थी? देखिए, मोटे तौर पर इस पर मेरी राय दो तरह की है जी। एक पत्रकार के रूप में जब मैं समीक्षा करता हूं तब मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये दाम तो बढ़ रहे हैं जी। और चूंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने से बाकी चीजों के दाम बढ़ते हैं जी। और एक दूसरी बात ये भी है कि मध्य प्रदेश में हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी तुलना में भी इसके रेट ज्यादा हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो दाम बढ़ रहे हैं ये ठीक है कि आप मध्य प्रदेश में कुछ अतिरिक्त टैक्स है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण दाम बढ़ रहे हैं जी। इसमें भारत सरकार का कोई उसमें हाथ नहीं है दाम बढ़ने से, ये तो पेट्रोल डीजल की बात है। दूसरा, एक पत्रकार के रूप में मेरा ये नजरिया भी है कि प्रदर्शन के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त नहीं है और प्रदर्शन करने के बजाय अगर विरोध करना था तो कुछ का कुछ ऐसा रास्ता निकालना था कि आपका विरोध होता और ये जो भीड़ जुटी है वो सड़क पर भीड़ ना जुटती, ये रास्ता निकाल लेना चाहिए था। लेकिन मेरी एक निजी बहुत व्यक्तिगत राय भी ये है कि मेरा बस चले तो मैं डीजल पेट्रोल के दाम कई गुना बढ़ा दूं। उसका कारण यह है कि पेट्रोल डीजल की सुलभता के वजह से लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, जरा सी सब्जी लेने जाएंगे, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाएंगे तो स्कूटर मोटरसाइकिल से छोड़ने जाएंगे, इससे उनकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, शारीरिक क्षमताएं घट रही हैं। दूसरा, डीजल पेट्रोल से पर्यावरण बिगड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मैंने तो फेसबुक पर लिखा था कि मेरा बस चले तो मैं 1000 रुपए लीटर कर दूं या इस पर पाबंदी लगा दूं पूरी तरीके से। सर, तो डीजल पेट्रोल पर तो पाबंदी लगा ही जाना चाहिए। तो जिस तरीके से ये जो केवल ग्रीन हाउसेस की गैसों से और डीजल पेट्रोल के धुएं से जो हमारी ओजोन परत है उसमें छेद बढ़ रहा है और ये जो ऑक्सीजन की हम कमी देख रहे हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये डीजल पेट्रोल के धुएं से हैं। आप देख लीजिए, दुनिया को बने हुए करोड़ों साल हो गए, ये डीजल पेट्रोल मुश्किल से 150 साल का है। 150 साल पहले भी तो लोग रहते थे, 150 साल पहले के लोग भी पूरी दुनिया का सफर करते थे। तो कहीं ना कहीं ये मेरी निजी राय है, इसको तो बल्कि मेरा बस चले तो मैं प्रतिबंध लगा दूं या इसके 1000 रुपए लीटर कर दूं ताकि लोग साइकिल पर चलें, थोड़े से पैदल चलें, शरीर बढ़े, बच्चे खेल कूद की काम करें। तो मगर अब फैशन ही हो गया, आज मोटरसाइकिल कार जितनी जरूरत के लिए लोग इस्तेमाल नहीं करते जितनी दिखावट और सजावट के लिए वो इस्तेमाल करते। ये मेरी निजी राय है। पत्रकार के रूप में फिर दोहराता हूँ कि निश्चित रूप से दाम बहुत ज्यादा हैं और कहीं ना कहीं इसका कुछ रास्ता ऐसा निकालना चाहिए कि इसके दाम कम हो, लेकिन कांग्रेस के लिए प्रदर्शन का ये अवसर बिल्कुल उचित नहीं है। बिल्कुल। राजू मालवीय जी हमारे साथ हैं। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पे। एक प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा कि इस तरीके की पहली बात तो अनुमति क्यों दी गई? हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, लेकिन वो सांकेतिक धरना प्रदर्शन कब भीड़ में तब्दील हो गया? चूंकि इस तरीके के जब प्रदर्शन होते हैं तो भीड़ में तब्दील होते ही हैं, ये कोई बात नहीं। तो क्या ध्यान नहीं रखना था सरकार को या प्रशासन को कि इस तरीके से अगर भीड़ जुटेगी तो कितनी मुश्किल हो सकती है? सबसे पहले तो मैं आदरणीय रमेश शर्मा जी का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बहुत सटीक और सकारात्मक विश्लेषण सबके सामने रखा है और उन सारे कारणों से लोगों को परिचित कराया है। दूसरी बात, आपने एक प्रश्न किया कि अनुमति क्यों दी गई। देखिए, ये निर्णय कांग्रेस का था और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए था कि इस समय हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। बिल्कुल। एक और सरकार आह्वान कर रही है और मीडिया पर 2 दिन पहले माननीय योगेश गुप्ता जी ने ये कहा था कि हम सबसे आग्रह करते हैं कि डिस्टेंस बना के रखें, बाहर नहीं निकले, अपनी सुरक्षा हमें करनी है, वातावरण को सुरक्षित करना है। और आज योगेश भैया फिर से मीडिया डिबेट में हैं। जो आज कांग्रेस ने निर्णय किया था, अगर देखिए, अगर प्रशासन परमिशन नहीं देता तो कल आप कहते कि हिटलर चाहिए,
आपने जिस वचन को दिया था प्रशासन को, वो वचन आपने नहीं निभाया। आपने वादा खिलाफी की। आपने आज जो समय था, ये विरोध का समय नहीं था, ये राजनीति का समय नहीं था। बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ रहा है, ये हमसे ज्यादा कांग्रेसी जानते हैं कि जो छोड़ के गए थे इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कर्जा, उसको पटाते पटाते आज तक वो नौबत आ गई। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मूल्य तय होता है, ये वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। लेकिन वो दारुण दुख केवल आपके लिए नहीं है, आपके द्वारा जो किया गया है वो सारी जनता के लिए तकलीफ बन जाएगी। आज आपने देखा कि किस तरह से उस प्रदर्शन में धक्का मुक्की हुई, किस तरह से लोग बात कर रहे थे। सज्जन सिंह वर्मा जी वाला वीडियो बहुत दिन भर वायरल हुआ है। तो ये जो चीजें थी, ये समझदार लोगों से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती थी जो करी है। मैं मानती हूँ कि कीमत ज्यादा है, बिल्कुल, वो उसमें कुछ छुपा नहीं है। लेकिन आज राष्ट्र की परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों में सारी चीजों को अगर लेकर के चलना है तो कहीं ना कहीं हमें जनमानस को भी सहयोग करना होगा। निश्चित रूप से कोई सरकार नहीं चाहती कि मूल्य बढ़ें, लेकिन जब उसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता, और वो भी कोरोना काल में जहां हमें सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखनी है, जितनी मेडिकल की रखनी है, उतनी ही भोजन की रखनी है, उतनी ही लॉ एंड ऑर्डर की रखनी है, उतनी ही प्रशासनिक रखनी है। इन सारी परिस्थितियों में आज आवश्यकता है कि देशवासी संकट के समय सहयोग करें, संयम रखें। बिल्कुल हकीकत बात है राजू जी, सहयोग और संयम अभी जरूरी था, क्योंकि इस तरीके के प्रदर्शन आगे भी हो सकते थे। अभी सबसे पहले बात करनी थी टीकाकरण की, बात करनी थी, सबसे पहले बात करनी थी प्रोटोकॉल की, बात करनी थी कोरोना के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी बात करनी थी। योगेश जी, आप भी शायद, मुझे याद है कि 2-3 दिन पहले आप ये बोल रहे थे कि इस तरीके से ऐसा समय है और सबको मिलकर चलना चाहिए, ये आपके सब थे। क्या कहेंगे आज इस प्रदर्शन के बारे में? जितना समय सबको दिया है मुझे भी दिया जाए। हाँ, बिल्कुल लीजिए ना, आप बिल्कुल लीजिए, बिना रोके टोके जी। बहुत हुई महंगाई की मार, होश में आओ मोदी सरकार। लेकिन योगेश जी, बात मुद्दे की करेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। पेट्रोल डीजल आपका विषय है ना जी, महंगाई विषय है कि नहीं आपका? हाँ जी, हाँ जी, है ना, उसी पे बात करूंगा जी। बेफिक्र रहिए। मोटे तौर पर जो शर्मा जी ने कहा जी कि उनका बस चले तो वो पेट्रोल डीजल 1000 रुपए लीटर कर दें जी या बंद ही कर दें जी। ऐसे ही कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मंत्री ने कहा था, ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने, कि महंगाई ज्यादा है तो कम खाओ। तो मुझे तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के कुतर्कों के ऊपर बड़ा ही खेद और हंसी आती है कि सरकार को संरक्षित करने के लिए इनके कुतर्क किस तरीके के हैं। ये लोग भूल गए कि 2011 में जब 68 रुपए पेट्रोल था, तो मैं तारीख बताता हूँ, 5 नवंबर 2011 इन लोगों ने फांसी के फंदे लगा लिए थे, न्यू मार्केट चौड़ाए थे। 68 रुपए लीटर पेट्रोल था तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 170 रुपए प्रति बैरल थी। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल का क्रूड ऑयल की कीमत 70 रुपए प्रति बैरल है, और मोदी सरकार ने 104 रुपए प्रति लीटर उपभोक्ता को दिया जा रहा है, जिसमें 39 रुपए लीटर पेट्रोल की मूल कीमत है और 65 से 68 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है आम जनता से। और उस पैसे का क्या किया जा रहा है? सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है 8,500 करोड़ का। 8,000 करोड़ का मोदी जी की अय्याशी के लिए विमान खरीदा जा रहा है। कोरोना काल की बात करी आपने, प्रोटोकॉल की। अच्छा होता अगर रमेश शर्मा जी 2 दिन पहले सिंधिया जी आए थे भोपाल, आज दूसरा या तीसरा ही दिन है, एयरपोर्ट पे जो प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई हैं उसका जिक्र कर देते। वहां धारा 144, धारा 188 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध भी करते, तब तो मैं सरकार की। लेकिन आप तो प्रदेश भर में कर रहे थे, चलिए वो मान लिया, लेकिन आप तो प्रदेश भर में कर रहे थे ये जो आज कर रहे थे आप। एक मिनट, मैं आपकी बात पे जवाब दूंगा बिल्कुल निवेदन के साथ जी। मेरी बात खत्म नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल में माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी जनहानि होने के बाद अपनी धर्म पत्नी का जन्मदिन मनाने पचमढ़ी जा सकते हैं। 15 गाड़ियों का काफिला
अब शर्मा जी की माने तो पेट्रोल डीजल बैन हो जाना चाहिए, तो पैदल चल के जाएंगे मुख्यमंत्री। 15 गाड़ियों की क्या जरूरत थी? मतलब आपने सही किया, सीधी सी बात यह है, आप ये कह दीजिए कि हमारा सही प्रदर्शन हुआ, हल्ला बोल की अभी सख्त जरूरत थी हल्ला बोल की, और बहुत जरूरत थी। नरेंद्र भाई जवाब दे रहा हूँ आपकी जी। बात का। देखिए पिछले 13 महीने में पेट्रोल के दाम कैसे कैसे बढ़े, मैं जरा पॉइंट आउट करता हूँ। ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है, थोड़ा गंभीरता समझिए विषय की। हमने जनता के हित में आवाज उठाई थी। जनवरी में 10 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, फरवरी में 16 बार बढ़ाए गए, मार्च में बंगाल इलेक्शन और 5 राज्यों के चुनाव हुए, रुक गए, पेट्रोल के दाम स्थिर हो गए। ठीक है। फिर मई में 16 बार बढ़े, फिर जून में 5 बार बढ़ाए गए। पिछले 13 महीने। अच्छा, आप तो एक बात मैं सब मान रहा हूं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, बिल्कुल मानी, पूरी बात मान रहे हैं। ये बात तो राजू मालवी जी ने मानी और रमेश शर्मा जी ने भी मानी। आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, मानी आपकी बात, बिल्कुल मान रहे हैं आपकी बात। सब मुद्दा ये है कि आज हल्ला बोल की जरूरत थी। बिल्कुल थी। 104 रुपए प्रति लीटर दाम। मतलब इतनी भीड़ लगाने के बाद, इतनी भीड़ लगाने के बाद आपको हल्ला बोल की जरूरत थी? अगर विरोध नहीं करेंगे तो जनता कोरोना काल में करेंगे, कोरोना परोसेंगे। चुनाव की तो बड़ी आपको दिक्कत थी कि भाई बंगाल में 5 राज्यों के चुनाव हो गए, जब कोरोना फैल गया। नरेंद्र भाई, आपको मोदी जी की रैलियों करते समय कोरोना की याद नहीं आई? अमित शाह जी की रैलियों में जो भीड़ जुटी थी तब कोरोना की याद नहीं आई? अभी यूपी चुनाव के जो बंदोबस्त किए जा रहे हैं, आप भी बराबर से लड़ रहे थे चुनाव, हर स्टेट में लड़ रहे थे, आपके नेता भी जा रहे थे। दमोह चुनाव में भी आप सबसे ज्यादा गए हैं, आपके नेता गए हैं। आप उल्टी बातें करते हो, आप सीधी बात करिए ना, आप सीधी बात पे आइए, मुद्दे पे आइए ना। आप तो ये बोल दीजिए कि ये हल्ला बोल सही था, हमने जो किया सही किया, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई, सही उड़ाई। जनहित से जुड़ा मुद्दा था, महंगाई चरम पर है। अच्छा, उसी जनहित को कोरोना परोस देंगे आप? उसी जनता को कोरोना परोस देंगे आप? सुन लीजिए आप मेरी बात एक मिनट। अगर उसी जनता की आवाज को अगर मीडिया नहीं उठाएगी तो कांग्रेस पार्टी उठाएगी। आपका कवरेज नहीं हुआ आज? आपका कवरेज नहीं हुआ आज? बताइए आप। कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है, हम लोग सुबह से चला रहे हैं, आपके दिग्विजय सिंह लाइव चले हैं हमारे यहाँ पे। कवरेज होना एक अलग बात है। अरे ये थोड़ी ना होता कि मीडिया नहीं दिखा रही है, वहां मीडिया को सब चीजें दिखानी है। पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हम रोज खबर चलाते हैं, हर बात पे मीडिया पे आ जाइए, हर बात पे मीडिया पे आ जाइए। जिम्मेदारी से करना यही मीडिया का कर्तव्य है। अरे तो जिम्मेवारी आपकी, उसी पे तो बात कर रहे हैं कि आपने अच्छा किया, आज आपने अच्छा किया। और रमेश शर्मा जी ने भी यही कहा कि एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कहूंगा कि ये सही समय नहीं था, उतनी सी तो बात है। अब आप कह रहे हैं कि वो वहां पे अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने गए, वो एयरपोर्ट पे लोग जुटे, तो एयरपोर्ट पे सिंधिया जी एक जगह आए थे, मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान के उस पर नहीं आए थे। अरे योगेश गुप्ता जी, आप बिल्कुल मुद्दे से भटक जाते हैं। मैं सिंपल सी बात कह रहा था, आप कहां से कहां लेके पहुंच गए। राजू मालवी जी, सीधी सी बात है, उनका ये कहना है कि आप लोगों ने भी 2 दिन पहले किया था, सिंधिया जी आए थे, प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं किया था आप लोगों ने, वहां पे भी कांग्रेस, वहां पे कोरोना प्रोटोकॉल का आप लोगों ने पालन नहीं किया। देखिए, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बोल गया था, और आपने ये भी देखा होगा कि पहले तो और भी ज्यादा लोग जाते थे, लेकिन इस बार बहुत लोग कम है। कांग्रेस पार्टी आवाज उठाएगी, एक बार नहीं 1000 बार उठाएगी। तो मुझे बात करने में ठीक लगेगा। सही बात है। जी बोल रहे थे तब मैं शांति से सुन रही थी ना। बिल्कुल, आप इनको बोलिए। जरा सुनने को बोलिए, इनको जरा सुन लीजिए योगेश जी, अब उनको अपनी बात, आपकी बात पूरी सुन ली। आप मुद्दे से बिल्कुल इतर चले गए थे आप। अरे मुद्दे से कहा गए सर, आपका पेट्रोल डीजल आपका विषय, उसी में तो बात। अरे साहब, हल्ला बोल, कांग्रेस का हल्ला बोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की विषय की बात कर रहे हैं। ऐसा प्रदर्शन तो मत करिए कि दूसरों की जान मुश्किल में डाल दें। चलिए राजू जी, आप अपनी बात पूरी करिए। योगेश जी 1 मिनट सुन लीजिए, राजू जी से मैंने सवाल किया, उनको जवाब दे दीजिए। राजू जी बोलिए आप। निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, अभी मेरे साथी जिस तरह से बौखला रहे थे, आप ये देखिए कि सिंधिया जी आए, उनके साथ गाड़ियां आई, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि बौखलाहट ये थी कि आज हमारा नुकसान हो गया, कल तुम संभाल लेते तो नहीं होता। हमने तो आज आपने जो विषय कहा, मैंने खुले मन से स्वीकार किया, उसके मैंने सारे कारण गिनाए कि जिस बात का दम भर रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी के समय ये था, वो सारा कर्जा एनडीए की सरकार के माथे छोड़ के गए हो, जिसे हम चुका रहे, और हम ही नहीं चुका रहे, जनता
के ऊपर जो भार आ रहा है, जनता चुका रही है उस सारे कर्जे को। आज देश की जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों के निर्माता है ना ये कांग्रेस। और अभी उन्होंने ये बात कही 8,500 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। मुझे लगता है पढ़ लिख के नहीं आते क्या ये लोग। 975 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को 8,500 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं। मोदी जी की बारे में किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भूल जाते हैं। अरे सुनो, सुनने की आदत डालो योगेश जी। सुनिए अब आप सुनिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। तुम्हारी आका का मकान वहां टूटने वाला है, जो प्रधानमंत्री से भी बड़ा मकान है, प्रधानमंत्री आवास से भी बड़ा मकान है, वो वहां से टूटकर दूसरी जगह जाएगा। इस दर्द ये है कि जितने विभाग है वो किराए के मकानों में चल रहे थे, जिसका किराया 1,000 करोड़ रुपए सरकार को देना पड़ता था, वो सरकार अपने बना करके लेके आने वाली है। और इसलिए वो बचत होगी, उसका दर्द आपके मन में है। और सेंट्रल विस्टा प्रधानमंत्री जी का घर नहीं है। सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है वो देश की नई संसद बन रही है, जिसमें देश के जनप्रतिनिधि बैठेंगे। वो भाजपा के भी होंगे, वो कांग्रेस की भी होंगे, वो अन्य दलों के भी होंगे। इस बात को स्वीकार नहीं। अरे शांति से सुनो ना, आपकी बारी आएगी, आप बोलना, आपकी बारी आएगी तब योगेश जी आप सब कुछ बोलना। अभी शांति से सुनो और सुनने का मादा रखो, सुनने की हिम्मत रखो। इतने अधीर मत बनो, बौखलाओ मत आप। जितना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की लागत है, उतनी लागत तो आपके महाराष्ट्र में विधायक विश्राम गृह जो आलीशान बन रहा है उसकी लागत है। 275 करोड़ रुपए का जो छत्तीसगढ़ में बन रहा है उस पर कोई प्रश्न नहीं, महाराष्ट्र में बन रहा है उस पर कोई प्रश्न नहीं। और 2012 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था, उस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की लागत अनेकों % कम करके जब वो बजट प्रस्तुत करके और वो लागत की जा रही है, तो आज आपको तकलीफ हो रही है, ये कम में कैसे कर रहे हैं, हमने तो इतना बजट दिया था। अरे तुमने उस समय की तत्कालीन अध्यक्ष ने वहां उस समय महसूस किया था कि 2026 में जब सीटें बनेंगी तो आवश्यकता पड़ेगी, और आवश्यकता की शुरुआत 2012 से थी। आज अगर आज भी सरकार नहीं बनाएगी तो 2026 आने में कितना समय बचता है? क्या इस देश की वो जनप्रतिनिधि जो इस देश के नीति का निर्धारण करते हैं, जो नियम, उनकी जान को खतरे में डालना चाहती है ये? चलिए आप बोल लीजिए, जवाब दे लीजिए योगेश जी। सुनने की इच्छा नहीं रखते तो योगेश जी अब नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते योगेश जी। अब मैंने आपको सुना, आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ मैं। बीच में टप्पा करने की जो आदत है ना आपकी, वो बदल रही है। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, शांति से आपको सुन रही थी, जवाब बोल रहे थे। मैं भी शांति से सुन रहा हूँ आपको, नरेंद्र जी उसको रिप्ले कर दीजिए, कितनी बार टप्पर करी है इन्होंने। ठीक है योगेश जी, आपके पास आ रहा हूँ, 2 मिनट उनकी बात खत्म हो जाए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वो बहुत जल्दी खत्म करेंगे। राजू जी आप अपनी बात खत्म करिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अपशब्द बोलते, शर्म नहीं आती इनको? जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आज देश की आवश्यकता है, देश के मान सम्मान के साथ जुड़ा हुआ वो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बारे में आप इस तरह की बातें करेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। आपके द्वारा छोड़े हुए कर्जे को आज देश भर रहा है, आज देश भुगत रहा है। ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसमें बहुत बड़ा जो पार्ट है वो उस कर्जे को भरने के कारण है। लेकिन इसके साथ ही साथ आज कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं आई हैं, उन सारी चीजों को देखना चाहिए। बिल्कुल राजू जी, अब योगेश जी से बात कर लेते हैं। योगेश जी आपसे एक सवाल, योगेश जी एक सवाल बताइए, सेंट्रल विस्टा किसके लिए बन रहा है? देखिए, सेंट्रल विस्टा बन रहा है प्रधानमंत्री जी और सांसदों के लिए, है ना? अच्छा, और सिर्फ बीजेपी के सांसदों के लिए बन रहा है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहेंगे? अब आप मेरी बात बैठेंगे? हाँ जी, मुझे जानकारी है और मैं समझ नहीं रहा हूँ, आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? नहीं आप बताइए ना, जैसे आपके नेताओं ने कहा है ना कि आलीशान महल बन रहा है, आलीशान महल बनाने की तैयारी चल रही है, 2,70,000 जो आप भी जवाब देंगे कि मैं दूं जवाब? नहीं आप दीजिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, बोलिए। आप पूछिए। तो देखिए ऐसा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जिस तरीके से अभी आपने कोरोना काल का हवाला दिया, ठीक है, उसको एसेंशियली कमोडिटी में
शामिल किया गया है। अच्छा। इसका निर्माण कार्य 24/7 डे चलेगा। कोई ट्रक व्रक व मजदूर लेबर कोई छुट्टी नहीं, दिन रात काम चालू करके उसको 2022 तक पूरा करने का निर्देश है। इसके पीछे अच्छा, निर्माण कार्य कहाँ बंद हुए आप बताइए। मोदी जी का तात्पर्य यह है इसके पीछे कि 2024 में अगर नहीं आ पाया तो 24 तक का मेरा कार्यकाल है, कम से कम उसका सुख तो उपभोग कर लूं मैं। मोदी जी की मंशा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अभी कोरोना काल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितनी इम्पोर्टेंट हमारे भारत के नागरिकों की जान बचाना थी। अच्छा। जितने ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट जितने जरूरी थे उतने जरूरी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं था। 33 रुपए 40 रुपए लीटर पेट्रोल देने का वादा करके सत्ता में आए थे। ये सत्ता के लुटेरे, ये सत्ता के लुटेरे हैं, देश को लूट रहे, बर्बाद कर दिया इन्होंने 7 साल में। जीडीपी -7.29 पे चली गई है। आप हमेशा कांग्रेस को कोसती हो, लेकिन कांग्रेस वो जो देके गई है ना उसकी दम पर आज तक मोदी जी ऐश कर रहे हैं। जितने सार्वजनिक उपक्रम कांग्रेस ने बनाए थे उनको बेच के मोदी जी खर्चे चला रहे हैं। अरे आप वो कहते हैं ना कि एक बिगड़ी औलाद बाप दादाओं की जमा पूंजी खा जाती है, वही हाल है मोदी जी का। जो कुछ 70 साल में जमा किया था कांग्रेस ने, 7 साल में मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। शर्म इन लोगों को आना चाहिए, शर्म इनको आना चाहिए कि देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं। अच्छा योगेश जी समय की कमी है, मैं आपसे आप तीनों मेहमानों से एक सवाल लूंगा। सबसे पहले आपसे एक सवाल लेता हूं, आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस का हल्ला बोल ठीक था, चलिए, लेकिन पेट्रोल पंप पे जाके सांकेतिक हल्ला बोलने की क्या जरूरत थी? देखिए नरेंद्र जी, जनता के हित में, जनता के हित में पेट्रोल डीजल गैस नहीं, मैं चलिए माना ना, सबने माना, रमेश शर्मा जी ने माना, राजू मालवी जी ने माना, सबने माना कि ठीक है पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, सब दुखी है। सुनिए, मुझे कोई सब्सिडी नहीं मिलती, राजू जी को भी कोई सब्सिडी नहीं मिलती होगी पेट्रोल पे, और रमेश शर्मा जी को भी नहीं मिलती होगी। आप तो मुझे हम सब दुखी हैं उस मामले से, माना, लेकिन आप ये बताइए कि पेट्रोल पंप पे जाके प्रदर्शन करने की जरूरत क्या थी? आप ये बता दीजिए। आप ये बताइए कोरोना काल में आप तो मुझे बताइए जरूरत क्या थी? बहुत जल्दी, समय की कमी है। तो कांग्रेस शांत बैठी थी जब 2.3% मध्य प्रदेश सरकार बोल रही है कि संक्रमण की दर, और सब जगह हुआ, सभी जिलों में हुआ, अकेले भोपाल में नहीं, कई प्रदेशों में हुआ, सभी जिलों में हुआ। आप तो मुझे बताइए सही हुआ? ये सही है, ये सही है योगेश जी खत्म करेंगे जल्दी से। ये सही है योगेश जी, सही था ये हल्ला बोल? हम उठाएंगे योगेश जी, हल्ला बोल सही था? बिल्कुल सही था। चलिए ठीक है, बात ही खत्म हो गई। राजू मालवी जी, सही था, उनका कहना है कि हमारा हल्ला बोल सही था। क्या कहेंगे आप? इस तरीके के और प्रदर्शन होंगे तो? देखिए नरेंद्र जी, आपने 2 दिन पहले भी डिबेट किया था और उसमें योगेश जी ने जो बातें कही थी जी, तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता कभी कहते कुछ है और करते कुछ है, मतलब इनकी प्रामाणिकता खत्म हो, जैसे आप लोग करते है ना। तो मेरी बात नहीं है योगेश भैया, आप ही का वर्जन 2 दिन पहले का है, मेरा विषय नहीं है। 2 दिन पहले आप ही ने बोला, चैनल में बोला, आप ही पलट गए। मोदी जी के दूसरी बात, अगर कोई भी झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, किए जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कब किए गए, अगर कोई इस तरह का काम होगा तो चलिए आखिरी सवाल हम रमेश शर्मा जी से लेंगे। रमेश शर्मा जी बहुत देर से जुड़े हैं, आप लोगों से ही मैं लेता रहा, माफी चाहूंगा रमेश शर्मा जी, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज ये जो प्रदर्शन हुआ रमेश शर्मा जी, ये ठीक है, माना पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, और आपने भी कहा कि एक पत्रकार होने के नाते आप भी मानते हैं पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरीके के जो प्रदर्शन होते हैं, और चलिए उन्होंने कहा कि सिंधिया जी आए तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे इस तरीके का प्रोटोकॉल टूटा, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुँच गए, जो भी है, हालांकि वो उनकी निजी राय है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि पूरे कई प्रदेशों में, देश भर में इनका प्रदर्शन था आज, इस तरीके से पेट्रोल पंपों पर भीड़ जोड़ के, इनका कहना था कोरोना फैल गया, बहुत ज़्यादा मौतें हो गई, सरकार ने मौतों के आंकड़े छुपा लिए, तो इस तरीके से एक कहा जाए कि आपातकाल को देखते हुए आपका क्या मानना है कि इस तरीके के प्रदर्शनों के खिलाफ केसेस होने चाहिए? देखिए, इसमें इस समय वाकई प्रदर्शन का उचित समय नहीं है। जी। तो फिर पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करने की कोई तुक नहीं है। दाम कोई पेट्रोल पंप वाले ने तो बढ़ाया ही नहीं है।
जी। कुल मिलाकर के पेट्रोल पंप पर अनावश्यक भीड़ जुटाना ये केवल राजनीति का एक हिस्सा हो गया है, नकारात्मक राजनीति का, और मीडिया में अपना स्थान बनाना, क्योंकि पेट्रोल पंप पे गए हैं तो फोटो खिंच गया और टीवी पर आ जाएगा, अखबारों में आ जाएगा। पिछले कुछ दिनों से कुछ विरोधी दल के लोग मुद्दे का काम करने के बजाय ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं ताकि मीडिया भर में सुर्खियां बने। उनको चाहे ईवीएम पर आरोप लगाना हो, चाहे सेनापति को, सेना अध्यक्ष को अपशब्द कहना हो, या कुछ भी करना हो, बस मीडिया में सुर्खियां बन जाए। और ये मीडिया में सुर्खियां दूसरे पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि आपस की टिप्पणियां ही वो आपस में कई नेता। और फिर मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, लेकिन और इतने बड़े बड़े नेता, दिग्विजय सिंह जैसे नेता, पीसी शर्मा जैसे नेता अगुवाई कर रहे हैं उसकी, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। और ये समय तो बिल्कुल उचित नहीं है प्रदर्शन करने का। और कई रास्ते हैं, उस तरीके से आपको प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन ये प्रदर्शन बिल्कुल उचित नहीं है। और पेट्रोल पंप पर करने की तो और ही कोई तुक नहीं है कोई, क्योंकि ये दाम जो बढ़े हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण बने हैं। उधर जाएं कहीं मिडिल ईस्ट योगेश जी, बिल्कुल अब समय, मैंने एक एक सवाल सबसे लिए योगेश जी, समय की कमी है, अगली बार फिर हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल एक बात जरूर है, पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक कहना चाहिए कि इस तरीके के प्रदर्शन कहीं ना कहीं महामारी के दौर में इस तरीके से बीमारी बढ़ाएंगे। और हम जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने अनलॉक किया, लेकिन अनलॉक के साथ में कई शर्तें हैं सरकार की, उन शर्तों का पालन करना चाहिए ऐसे समय में। और सबसे बड़ी बात है कि हमें खुद सुरक्षित रहेंगे हम जब दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी में देश ने बहुत कुछ खोया है। और हम फिर से कहेंगे कि इस तरीके के आयोजन के पहले चाहे कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, उनको सोचना चाहिए कि इस तरीके से समाज में क्या संदेश आएगा। फिलहाल कांग्रेस का हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।